राम राम दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। हम एचटेट के लिए ईवीएस करेंगे, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी। ये 30 नंबर का इसके अंदर आता है, इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? ईवीएस को पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, अगर हम पर्यावरण के बारे में देखते हैं, भाई पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। देखो दोस्तों, पर्यावरण का मतलब क्या है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। जहां पे परि का अर्थ क्या है? चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का मतलब है ढकना, एक आवरण। तो पर्यावरण का मतलब यह है कि भाई पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, यानी पृथ्वी एक आवरण से ढकी हुई है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर मतलब चारों तरफ पृथ्वी। तो हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम कहें भाई जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर एक आवरण है, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये कहता है कि जो पर्यावरण है भाई, इसका एक बहुत ही वास्ट एरिया है। हम ये नहीं कह सकते भाई एक आवरण है बस वो पृथ्वी को ढकता है, उससे काम चलेगा, नहीं। क्योंकि इसके लिए हमें जो पर्यावरण के अंदर क्षेत्र सम्मिलित हैं उनका वर्णन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पर्यावरण के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? सामाजिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक और भौतिक। ये सारे के सारे क्षेत्र पर्यावरण के अंदर सम्मिलित होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए भाई पर्यावरण के अंदर किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, तो पर्यावरण के अंदर सामाजिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक और भौतिक, ये सारे क्या सारे क्षेत्र पर्यावरण के अंदर आते हैं। अगर हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, भाई सामाजिक कैसे, मतलब जो सामाजिक है, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण यानी एक परिवेश, परिवेश यानी जहां हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस का पर्यावरण कैसा है। देखो एक जीव को या एक मनुष्य को पर्यावरण, आस पड़ोस का पर्यावरण बहुत ही प्रभावित करता है। जहां पर हम रहते हैं हमारा आस पड़ोस हमें प्रभावित करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो मनुष्य है या फिर जो जीव है, उसके ऊपर दो चीजों का इफेक्ट होता है। मनुष्य का जो ग्रोथ है या वृद्धि है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक हेरिडिटी, हेरिडिटी को बोलते हैं आनुवांशिकता, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता यानी हमारे जो माता पिता के गुण हैं वो सारे के सारे बच्चे में जाते हैं, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। भाई ये तो एक जेनेटिक इफेक्ट है, आनुवांशिक इफेक्ट है, आनुवांशिक प्रभाव है। लेकिन मनुष्य के ऊपर फिर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, यानी आस पड़ोस का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, सामाजिक को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सामाजिक के अंदर मतलब आस पड़ोस, हमारा समाज कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है। हम कहें भाई ये सोसाइटी है, हमारा समाज कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है। परिवार का भी प्रभाव पड़ता है, भाई परिवार कैसा है। क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो भी बच्चा है या स्टूडेंट है या फिर कोई छोटा बच्चा है, उसके ऊपर परिवार का इफेक्ट, क्योंकि परिवार सबसे प्राथमिक पाठशाला होती है बच्चे के लिए, इसलिए हम सामाजिक इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नंबर दूसरा, अगर हम देखते हैं भाई वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी पर्यावरण को क्या कहा गया है भाई, पर्यावरण एक विज्ञान है, इसलिए इसके अंदर वैज्ञानिक को जो क्षेत्र है, विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
भाई क्यों इंक्लूड, यानी अगर हम बात करते हैं भाई ये, तो उसके अंदर प्रयोगशाला का प्रयोग होता है। मान लो हमें किसी भी जीव के ऊपर या किसी भी पेड़ के पौधे के ऊपर मान लो प्रकाश का इफेक्ट देखना है या फिर किसी भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट देखना है, तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट है कहाँ होंगे? प्रयोगशाला, है ना, यानी लैब के अंदर होंगे। तो वो क्या वैज्ञानिक, यानी विज्ञान भी इसके अंदर सम्मिलित हो गया, साइंस, इसलिए हमने पर्यावरण विज्ञान बोला इसको। ठीक है, वैज्ञानिक के बाद हम कह रहे हैं भौगोलिक, यानी हमारी जो जियोग्राफिक कहें, यानी हमारे पृथ्वी की संरचना कैसी है भाई, की संरचना, पृथ्वी की संरचना कैसी है भाई। देखो हमारी जो पृथ्वी ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मैदानी इलाके हों, तो पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करते हैं पर्वत भी है, मरुस्थल भी है ना, वन भी है, जल यानी एक्वेटिक क्षेत्र भी है जहाँ पर पानी है। तो हर जगह मान लो कि पर्वत का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, पर्वतों के ऊपर ज़्यादा ठंडा रहता है भाई, हर टाइम पे बर्फ़ पड़ती है मान लो, तो वहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज जो टेम्परेचर है वो कम है। लेकिन जो मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ का तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ज़्यादा तापमान या ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा लाइट उनको प्रभावित करेगी, है ना, पानी की कमी होगी वहाँ पर। तो ये सारी की सारी, यानी पृथ्वी की संरचना, ज्योग्राफी कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन ये कहता है कि भाई जो इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट के अंदर हमने बात करी भाई ये क्षेत्र इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है। लेकिन जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर दो टाइप की चीजें हैं। एक हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जैविक चीजें भी होती हैं और अजैविक भी होती हैं। ठीक, जैविक चीजों के लिए वो कहता है भाई कौन कौन सी चीजों की बात कर रहा है वो। जैविक के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसने कहा भाई पेड़ पौधे, यानी जिसके अंदर जीवन है भाई, उसको उसने कहा भाई जैविक है, जिसके अंदर जीवन है। तो पेड़ पौधे हैं या फिर जो जीव जंतु हैं, और तीसरा उसने कहा भाई सूक्ष्म जीव हैं ना। तो ये सारे के सारे देखो, पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन है, जीव जंतुओं के अंदर भी जीवन है, सूक्ष्म जीवों के अंदर भी जीवन है। सूक्ष्म जीव मैं बताऊंगा आपको। भाई हम कहें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये जो हम कहेंगे भाई प्लांट्स हैं, इसको हमने कह दिया भाई एनिमल्स हैं। तो ये सारे के सारे भाई इनके अंदर, सभी के अंदर क्या है भाई, इन सभी के अंदर जीवन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये कहता है भाई पर्यावरण के अंदर जैविक चीज़ें भी हैं और अजैविक चीज़ें भी हैं। यानी जो हमारा परिवेश है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके अंदर जैविक चीज़ें भी हैं और अजैविक। जैविक यानी पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं और सूक्ष्म जीव भी हैं। यहाँ देखो पर्यावरण की भाषा में पेड़ पौधों को कहते हैं फ्लोरा और जीव जंतुओं को बोलते हैं फौना। तो यहाँ पर इकट्ठा वर्ड यूज होगा दोनों के लिए, फ्लोरा फौना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई जो फ्लोरा है, फ्लोरा किस चीज़ को इंगित करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो फ्लोरा प्लांट्स यानी वनस्पति के बारे में बताता है, वनस्पति के बारे में बताता है। जीव जंतु, फौना किसके बारे में बताएगा, जीव जंतु यानी एनिमल्स के बारे में बताएगा फौना, है ना। किसके बारे में बताएगा, एनिमल्स के बारे में। सूक्ष्म जीवों की जब हम बात करते हैं तो भाई सूक्ष्म जीव क्या हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म क्यों होते हैं भाई, ये सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से इनको देखा जाता है, क्योंकि नग्न आंख से तो दिखाई नहीं देते।
अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं भाई, इसके अंदर मेन जो हम बात करते हैं जीवाणुओं को इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर विषाणु इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और कवक इसके अंदर इंक्लूड होता है। कवक को भाई फफूंद भी कहते हैं, कवक को फफूंद भी कहते हैं। कवक जो होती है फफूंदी, ये बारिश के टाइम पे जो हमारा भोजन है उसको खराब कर देती है फफूंदी, है ना, कवक। लेकिन इसको पर्यावरण की लैंग्वेज में फफूंदी कहते हैं, फंगस बोल देते हैं, फंगस। विषाणु को वायरस बोल देते हैं, और इसको बैक्टीरिया। इन चीज़ों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है भाई। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी जो रासायनिक क्रियाएं हैं, बहुत सी जो चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे दैनिक जीवन के अंदर, वो जीवाणुओं के बिना संभव ही नहीं है। मैं कहूँ कि दूध से दही में बदलना, यानी अगर हम दूध से दही बना रहे हैं तो जीवाणुओं के बिना वो संभव ही नहीं है ना। एक जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, जीवाणु लैक्टोबैसिलस, तो ये जो जीवाणु है ये दूध को दही में बदलता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस, है ना। हमेशा ही जो लैक्टो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? दूध के लिए। लैक्टोजन, अगर लैक्टोजन आए यानी दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोजन है ना। या हम बात करते हैं भाई लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का भी दूध से संबंधित है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा दूध अगर खट्टा हो जाता है, किस कारण से खट्टा होता है? क्या करते हैं जो ये लैक्टोबैसिलस हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है दूध के अंदर, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक अम्ल, और अम्ल खट्टे होते हैं, इसलिए हमारा दूध खट्टा हो जाता है। तो ये इसलिए कहते हैं भाई जीवाणुओं के बिना हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो जीवाणुओं के कारण ही संभव हो पाते हैं, है ना। तो जैसे दूध से दही हमने बात करी भाई, ऐसे ही अगर विषाणु की बात करते हैं, विषाणुओं का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। विषाणु सिर्फ हानिकारक होते हैं, रोग फैलाते हैं, है ना, और ऐसे रोग फैलाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे एड्स है, एड्स विषाणु से होता है, HIV वायरस है ना। ऐसे ही बहुत से रोग हैं जो विषाणु के कारण से होते हैं और जिनका कोई इलाज भी नहीं होता। ये कवक है भाई, कवक का हमारे जीवन में महत्व है ना। हानिकारक भी है। मेनली हानिकारक क्यों होते हैं? जब हम कहते हैं भाई जितने भी दाद, खाज, खुजली, ये सारे के सारे किसके कारण से होता है भाई? ये सारे के सारे कवक के कारण से होता है, जिसको हम फंगल डिजीज कहते हैं, फंगल। लेकिन एक ऐसा कवक है जो खाया भी जाता है भाई। ऐसा कौन सा कवक है जो खाया जाता है? अगर आपसे पूछ ले, मशरूम, मशरूम, है ना। मशरूम की सब्जी खाते हो आप, है ना। मशरूम की खेती भी होती है। तो मशरूम एक ऐसा कवक है जो भाई खाया जाता है। इसलिए कवक फायदेमंद यानी हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हानिकारक भी है भाई, कई बार रोग फैलाता है। लेकिन ज़्यादातर की बात करते हैं हम, लाभदायक की बात करते हैं, क्योंकि जो कवक है, कवक जो गली सड़ी चीज़ें हैं उनको भी अपघटित करते हैं, विघटित करते हैं, यानी सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये पर्यावरण के अंदर हमने बात कही भाई कि जो जैविक चीज़ें भी हैं और अजैविक, है ना। अजैविक के बारे में मैं आपको बताता हूं भाई, अजैविक कौन से हैं। अजैविक चीजों के बारे में, अजैविक को हम 2-3 प्रकार से ही विभाजित करते हैं, क्योंकि अजैविक भी ऐसे, यानी एक तो वायुमंडलीय कारक, है ना। एक क्या है भाई? अकार्बनिक पदार्थ या कारक, है ना। ऐसे ही एक कार्बनिक, यानी जितने भी अजैविक हमारे जो कारक हैं, पदार्थ हैं, अजैविक घटक हैं, उनको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया भाई। वायुमंडल के जितने कारक हैं, वायुमंडल के अंदर हम, वायुमंडल यानी मौसमी जो घटनाएं हैं, जैसे हम कहें आपको भाई, मैंने कहा वर्षा, है ना, वायुमंडलीय कारक है। तापमान,
है ना, आर्द्रता, प्रकाश ना, ये सारी की सारी चीजें है ना, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और प्रकाश वायुमंडलीय कारक हैं, है ना। है अजैविक का मतलब निर्जीव। भाई देखो हमारे वायुमंडल के अंदर है, हमारे पर्यावरण के अंदर है, निर्जीव है, लेकिन लाभदायक हैं। इनके बिना जैविक कारकों का काम नहीं चलता, क्योंकि जो जैविक कारक हैं भोजन या फिर पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं, अजैविक कारकों से लेते हैं। तभी तो जैसे पेड़ पौधे अजैविक कारकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में इंक्लूड करते हैं, अकार्बनिक। ध्यान रखना, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो। यहाँ पे सी है, आपको लगेगा भाई ये कार्बनिक है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही अकार्बनिक होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक गैस है। ऐसे ही खनिज लवण ना, सारी की सारी। अगर हम ऑक्सीजन की भी बात करते हैं, भाई ऑक्सीजन का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सांस लेते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। ऑक्सीजन क्या करती है, शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण या भोजन का दहन करती है, जिसके कारण से फिर हमें ऊर्जा मिल पाती है। इसलिए श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन का बहुत महत्व है। खनिज लवण की हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई खनिज लवण नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये खनिज लवण होते हैं जिनकी पेड़ पौधों को जरूरत होती है। अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य को कैल्शियम की जरूरत होती है, मनुष्य को फास्फोरस की भी जरूरत होती है, आयरन की भी जरूरत होती है, आयोडीन की भी जरूरत होती है। हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है हमारी, फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। आयरन हमारे रक्त का एक मुख्य हिस्सा है। हमारे रक्त के अंदर जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया, रक्तता नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जैसे आपने सुना होगा नमक के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, भाई आयोडाइड नमक। आयोडाइड नमक यानी आयोडीन डाला जाता है, क्योंकि आयोडीन का हमारे शरीर में एक महत्व होता है। जो हमारी गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, उसकी फंक्शन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्योंकि वो जो भी उसके अंदर से हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, वो शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है और यहाँ से सूजन हो जाती है गले में, जिसको घेंगा नामक रोग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे अकार्बनिक चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, खनिज लवण है ना। कार्बनिक जो कारक अगर हम उनकी बात करते हैं, मेन रूप से जो हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बनिक होते हैं। कौन कौन से अगर हम उनकी बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे के सारे अजैविक कारक हैं। भाई देखो हमने भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिली, इसके बिना हमारा काम तो नहीं चला, यानी अजैविक कारकों का काम तो नहीं चला, है ना। यानी कि जो जैविक कारक हैं वो डिपेंड करते हैं अजैविक कारकों पे, है ना। उनके बिना वो उनका जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक चीज और इंक्लूड कर देता हूं, जो मृदा है, मृदीय कारक बोल देते हैं। मृदा, भाई मृदा का प्रकार कैसा है, मृदा के प्रकार, है ना। संरचना कैसी है मृदा की, बहुत जरूरी है मृदा भी, यानी मिट्टी। जो अगर मैं कहूँ कि भाई जो मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी के अंदर अलग अलग टाइप की फसलें होती है। जैसे काली मिट्टी की बात करूँ तो उसके अंदर कपास सही रहती है, बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी है। पहाड़ों के ऊपर अगर हम जाते हैं तो लाल मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टी होती है। अब मरुस्थलीय मिट्टी है, यानी बालू रेत है जो मरुस्थल के अंदर, ठीक है, वो पानी का अवशोषित करने की क्षमता कम होती है उसमें, इसलिए वहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन ऐसी वनस्पति होती है जिसके अंदर ये कहते हैं कि भाई जो पत्ते यानी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कांटों में रूपांतरित क्यों हो जाती है, ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो,
वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं भाई, जितना भी मिट्टी से पानी लेते हैं उसको वायुमंडल के अंदर उत्सर्जन यानी वाष्पन कर देते हैं, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये, उसको रोकने के लिए, क्योंकि भाई मरुस्थल में तो पानी की कमी होती है, तो उनको पानी मतलब पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना, जितने भी मरुस्थलीय वो हैं। तो इसलिए मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है भाई। मृदा के जो प्रकार हैं, जैसे मैं कहूँ कि समुद्र किनारे हम बात करते हैं भाई, समुद्र के किनारे क्या है, समुद्र के किनारे जो मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी होती है। लवणीय क्यों होती है? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। खारा यानी लवणीयता होती है उसके अंदर, है ना, साल्ट घुले होते हैं। मेन साल्ट जो सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl जिसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए जितना भी समुद्र का कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के चारों ओर लवणीय मिट्टी होती है, तो वहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी वो अलग टाइप की होगी, है ना, जिनको हेलोफाइट कहते हैं। हेलो मीन्स लवणीयता, फाइट मीन्स पौधे, है ना, ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा में पैदा होते हैं। जैसे मेन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको लवणीयता के अंदर, मैनग्रूव के जो पौधे होते हैं वो लवणीय मिट्टी में पैदा होते हैं। मैनग्रूव, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर है, नेशनल पार्क है। सुंदरवन का जो डेल्टा है, तो वहाँ पे सुंदरवन उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के जो पौधे हैं उनका नाम ही सुंदरी वन है, वो है ना, सुंदरी नामक पौधे होते हैं। मैनग्रूव को कहा जाता है। तो ये कोस्टल एरिया को किससे बचाते हैं भाई? मृदा पर्दन से बचाते हैं। तो मिट्टी का भी बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं, जितनी भी फसलें हैं सारी मिट्टी के अंदर तो पैदा होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पर्यावरण, जो पर्यावरण है हमारा, अगर मैं कहूँ जो हमारा पर्यावरण है भाई, जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, पर्यावरण की बात करते हैं, जो हमारा पर्यावरण है भाई, या फिर जो हमारी पृथ्वी है, उसको किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, पर्यावरण ऐसे नहीं है, उसके विभिन्न भाग होते हैं पर्यावरण के, जिसको हम ये कहें भाई हमारी जो पृथ्वी है, अगर मैं कहूँ भाई पृथ्वी है, ठीक है, उनको किन किन हिस्सों में, स्थल मंडल के अंदर जल मंडल, वायुमंडल। देखो यहाँ पे जो जैव मंडल है, जैव मंडल इसके साथ ही लिख रखा है। जैव मंडल किससे रिलेटेड है? जैविक चीज़ों से रिलेटेड है भाई, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको जैव मंडल कहा जाता है। हमारी पूरी ही पृथ्वी को जैव मंडल कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को ही जैव मंडल कहा जाता है ना। तो कई बार जैसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैव मंडल के अंदर कौन कौन से मंडल सम्मिलित हैं, तो जैव मंडल के अंदर ये तीनों के तीनों मंडल सम्मिलित हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों के तीनों मंडल सम्मिलित हैं। हम इनको लिख सकते हैं इधर। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि जो ये सारे के सारे मंडल है वो किस मंडल में सम्मिलित हैं? जैव मंडल में सम्मिलित हैं, यानी बायोस्फीयर। पृथ्वी का सबसे बड़ा मंडल है जैव मंडल, है ना भाई। जैव मंडल, क्योंकि अगर आप देखते हो स्थल के ऊपर तो हैं कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, वो सारे जीवित हैं, इसलिए जैव मंडल कहेंगे हम। जल मंडल के अंदर भी है भाई, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, है ना, वो सारी की सारी क्या भाई जल के अंदर रहती हैं। वायुमंडल, अगर आप देखते हो कि वायुमंडल के अंदर, अगर आप सोचते हो भाई वायुमंडल यानी वायु के अंदर कहाँ से जीवित चीजें मिलती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर जगह फैले रहते हैं। सूक्ष्म जीव अभी मैंने बताया, जीवाणु, विषाणु, है ना, कवक, ये सारे कहाँ? हवा में, वायु के अंदर तो पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए वायुमंडल भी इससे रिलेटेड है ना। तो अगर हम बात करते हैं भाई, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, अगर इनको अलग अलग ढंग से हम पढ़ते हैं, जो हमारा वायुमंडल है,
वायुमंडल क्या है भाई? ये पृथ्वी के ऊपर जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी के सरफेस से बात करते हैं, यानी हमारा ये जो सरफेस है पृथ्वी का, उससे लेके एलिवेटेड मतलब ऊंचाई पे किलोमीटर के हिसाब से फैला होता है। यानी ये 0 किलोमीटर से लेके लगभग अगर हम मान के चलते हैं भाई 600 किलोमीटर तक फैला है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता पृथ्वी के जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से ये विरल हो जाएगा, है ना, विरल जिसको बोलेंगे। क्यों है? सरफेस के पास इसकी सघनता इसलिए है क्योंकि सरफेस जो पृथ्वी का सरफेस है उसके पास पास में बहुत ही ज़्यादा गैसों की सघनता ज़्यादा होती है। इसलिए जो गैसों हम कहीं भी जो गैसों का ये एक आवरण है ना, वायुमंडल गैसों का मिश्रण कहेंगे। मिश्रण, विभिन्न गैसें हैं जिनका मिश्रण वायुमंडल के अंदर पाया जाता है। किस पे? पृथ्वी के सरफेस से लेकर ऊंचाई तक, है ना, उसे हम, तो ये गैसें भी भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों के अंदर भाई देखो मुख्य गैसें पाई जाती हैं और गौण गैसें। मुख्य यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते भाई, अगर हम मुख्य गैसों की बात करते हैं, मुख्य गैसें कौन कौन सी है ना, तो मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की, है ना, नंबर 1। नंबर 2 मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की। नंबर 3 मैं बात करूंगा आर्गन की। नंबर 4 मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुख्य गैसें हैं। अगर मैं कहूं कि गौण गैसें कौन कौन सी हैं, यानी जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं भाई? गौण गैसें कहते हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो हमारी जो गौण गैसें हैं यानी जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, है ना, मेन रूप से अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर नियोन है ना, क्रिप्टोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो ये सारी की सारी गौण गैसें होती हैं और ये मुख्य गैसें होती हैं। मुख्य गैसें यानी जो वायुमंडल का मेजर हिस्सा, मुख्य हिस्सा बनाती हैं। अगर हम स्लाइड के अंदर इनकी परसेंटेज देखते हैं, क्योंकि हर गैस वायुमंडल के अंदर एक परसेंटेज में होती है भाई, उसका एक कंपोजिशन होती है। अगर हम देखें स्लाइड के अंदर कंपोजिशन, मैं आपको दिखाता हूँ कंपोजिशन, तो ये वायुमंडल की विभिन्न गैसों के मिश्रण हैं जो परसेंटेज के अंदर अगर हम वायुमंडल में देखते हैं भाई, नाइट्रोजन कितने % है ना, ऑक्सीजन कितने % है और कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है। तो ये अगर हम सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारी, तो जो नाइट्रोजन है वो ये कह रहा है भाई 78% है। नाइट्रोजन 78 देखो यहाँ पे इसकी परसेंटेज ठीक करना, 78.08% है ये, 08% नाइट्रोजन की इस परसेंटेज में है, 78.08% है। ऑक्सीजन को हम बात करते हैं 20% है, लगभग 20.95%, यानी अगर इसको हम एग्जैक्ट लिखें तो 21% भी कह सकते हैं, 21%। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर मेजर गैस है आर्गन। आर्गन की जो परसेंटेज है 0.93, इसके आगे भी लिख सकते हैं इसको 0.934% इसकी परसेंटेज है। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है 0.036% है। लेकिन नया जो कार्बन डाइऑक्साइड का नया जो डाटा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हर वर्ष वायुमंडल के अंदर इसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है। अगर आज हम इसकी परसेंटेज देखते हैं तो 0.04% हो गई है इसकी परसेंटेज। ठीक है, दो चीज़ों में कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी वायुमंडल में परसेंटेज कितनी है, और कई बार इसको ppm में भी पूछ लेता है। देखो 400 ppm
ppm। यहाँ पे ppm का मतलब क्या है भाई, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख के अंदर कितने पार्ट्स हैं ना, जो कण होते हैं गैस के कण। तो 400 ppm। आज जो प्रेजेंट डे अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है, 0.04% है। अगर आप किताबों में देखोगे पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे 0.03% मिलेगी। तो हमें डाटा अपडेट करते रहना चाहिए भाई। जो नया डाटा है वो ये है कि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल के अंदर उपस्थित है। नियोन, देखो ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी मुख्य गैसें हैं ना, मैंने अभी कहा आपको मुख्य गैसें। देखो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वायुमंडल के अंदर जो सबसे ज्यादा 99%, अगर हम इसकी बात करते हैं 78 और 21 की, 99% जो वायुमंडल है वो दो ही गैसों के कारण से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण से बना है। ठीक है, ये सारी की सारी आगे जो जितनी गैसें हैं इनको हमने कहा भाई गौण गैसें हैं, सारी की सारी गौण गैसें हैं ये सारी की सारी, है ना। नियोन है, नियोन की परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.002% है। हीलियम की 0.0005% है। क्रिप्टॉन की कितनी है, 0.001 है। जिनोन की और भी कम है, और हाइड्रोजन की 0.0005% है। तो ये परसेंटेज है भाई। मेन आप ऊपर वाली चारों को याद रख लेना। अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो मुख्य गैसों की पूछी जाती, ठीक है, और मेनली आपसे 2 आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं हमारे वायुमंडल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है भाई, वायुमंडल बना कैसे है, वायुमंडल के अंदर स्तर कितने हैं। मतलब ये तो है नहीं कि भाई एक नीचे से लेके ऊपर तक एक ही लेयर हो या फिर एक ही मंडल हो, नहीं। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल के 4 मंडल हो जाते हैं, 4 स्तर हो जाते हैं। किसके बेस पे इन स्तरों को बांटा गया है, इन स्तरों को टेम्परेचर यानी तापमान के बेस पे बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपने, किसके बेस पे इनको बांटा गया है वो मैं आपको बता दूं। देखो यहां पे 4 मंडल मैंने दिए हैं, तो 4 के 4 मंडल किस बेस पे इनको बांटा गया है, टेम्परेचर बेस पे। तापमान के बेस पे इनको 4 परतों के अंदर, 4 मंडलों के अंदर इसको बांटा गया है। तापमान का मतलब ये है कि जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, कहीं तापमान क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, कहीं पे तापमान इंक्रीज होगा, कहीं पे फिर डिक्रीज होगा, और तापमंडल में एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है तापमान। तो उसके बेस पे हम बात करते हैं। देखो हमारा जो वायुमंडल है, मैं बात कर रहा हूँ भाई, उसके हमारे 4 मंडल हो गए। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, यानी अक्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है, तो आप कहोगे अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी के सरफेस पे, है ना। अगर हम बात करते हैं तो ये जो मंडल है पृथ्वी के सतह से लेके लगभग 0 से 12 किलोमीटर तक फैला होता है। 0 से लेके 12 किलोमीटर तक ये फैला होता है। देखो हमारी जो पृथ्वी है, अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी के बीचों बीच क्या है भाई, इक्वेटर है, 0 डिग्री पे जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, आप भूमध्य रेखा जिसको बोलते हो। फिर ये क्या है भाई, ऊपर उत्तर की तरफ ऐसे ही 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, और फिर यहाँ पर पोल आ जाते हैं, पोल जिसको आप ध्रुव कहते हो, है ना। ऐसे ही नीचे ये साउथ पोल है, साउथ पोल, है ना। ये तो 60 डिग्री के बाद यानी ये 90 डिग्री है। हम बात करते हैं भाई 90 डिग्री पे क्या है, पोल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो अक्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है भाई, सबसे नीचे है, और पोल के ऊपर
जो ध्रुव है, ध्रुवों के ऊपर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है, ठीक है, क्योंकि पोल पहले ही ऊंचाई के ऊपर होते हैं ना। तो अक्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं 0 से लेके 12 किलोमीटर, है ना। अगर अलग अलग हम ये कहते हैं भाई 0 से लेके 16 किलोमीटर इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे होती है। और 0 से लेके सबसे कम 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पे कम होती है। और एवरेज, ये औसत ऊंचाई है, औसत। कौन सी ऊंचाई है ये? औसत ऊंचाई है 0 से लेके। उसके बाद दूसरा हमारा मंडल है समताप मंडल। और समताप मंडल कहां से लेके भाई? 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और फिर है मीजोस्फीयर, मीजो, ठीक है, ये बीच में होता है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखते हैं, वैसे 4 मंडल है, लेकिन सब तापमंडल को 2 भागों में बांटा गया, आयन मंडल और बाह्य मंडल, 2 भागों में। तो 2 जो हमारे मंडल है वो नीचे रह जाते हैं, 2 ऊपर, और बीच में क्या है भाई? मध्य मंडल है, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा जाता है। अगर आप देखते हो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। कई जगह 80 किलोमीटर दिया मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 85 किलोमीटर होती है। उसके बाद भाई तापमंडल है। तापमंडल के अंदर 2 मंडल हैं। अगर हम बात करते हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल होता है 85 से लेके 4640 किलोमीटर, यानी 640 किलोमीटर तक। और उसके बाद बाह्य मंडल है भाई 640 से ये कहते हैं कि 12,000 किलोमीटर तक, यानी उसके बाद तो अंतरिक्ष ही आ जाता है, स्पेस ही आ जाता है, स्पेस के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बेस पे इनको 4 भागों में बांटा गया है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और ये हमारा है तापमंडल। तापमंडल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अगर आप टेम्परेचर के बेस पे देखते हो एक ग्राफ के बेस के ऊपर, तो कैसे इसको हम बांटते हैं, देखो टेम्परेचर कहाँ पे डिक्रीज होता है और कहाँ पे इंक्रीज होता है। देखो ये 0 किलोमीटर है, यहाँ 0 किलोमीटर से लेके और किलोमीटर दिखाया गया 120, ठीक है भाई। यहाँ पे ज़्यादा किलोमीटर आए नहीं, इसलिए 120 तक ही दिखाया है, लेकिन वायुमंडल कहाँ तक फैला है? वो 600 किलोमीटर से ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है। ये टेम्परेचर, ये यहाँ पर तापमान दिखाया गया है, माइनस से स्टार्ट किया है ये है हमारा। अगर हम देखते हैं तो माइनस से शुरू करते हैं, -90, -80, -70, यहाँ पे -10, 0 डिग्री, 10 और 20 डिग्री। देखो यहाँ पर एक मैं जर्नल सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो वायुमंडल के जो स्तर हैं वो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ रहे हैं, वो टेम्परेचर के साथ साथ भाई टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, उसके बेस पे 4 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। अक्षोभ मंडल जो पृथ्वी के बिल्कुल पास है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और उसके बाद फिर हम तापमंडल की बात करते हैं। तापमंडल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, आयन मंडल और हमारा बाह्य मंडल। भाई हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सिंपल से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमारा पृथ्वी का स्पेस है, 0 किलोमीटर है। यहाँ पे -100 डिग्री इन्होंने टेम्परेचर लिया है, फिर 90 डिग्री है, फिर 80 डिग्री है, -70 है, 60 है ना, 50 डिग्री, और फिर यहाँ पे 40 डिग्री है, 30 है, 20 लिख सकते हैं, 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 20 डिग्री। ये यहाँ पे 20 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री, ये टेम्परेचर है। तो ये कहते हैं कि अगर आपसे पूछे जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब का औसत तापमान कितना है, तो ग्लोब का औसत तापमान कितना है हमारा भाई? 15 डिग्री सेल्सियस। पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो 15 डिग्री लगभग यहां से 15 डिग्री हमारा, ठीक है।
देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे अक्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, अक्षोभ मंडल की हमने बात करी है, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है अक्षोभ मंडल। तो इसके अंदर तापमान डिक्रीज होगा भाई, तापमान डिक्रीज होगा, यहां से लेके ऐसे डिक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ेंगे हर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और कितना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आपको कह दे भाई पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, और जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो 165 मीटर, यानी 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर तापमान क्या है भाई, डिक्रीज होता है। आगे हमारी नेक्स्ट है, इसके बाद दूसरी जो लेयर है, दूसरा जो मंडल है उसको समताप मंडल कहते हैं, वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, समताप मंडल, समताप मंडल है ना। देखो जो अक्षोभ मंडल है उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, और इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है, ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, 12 से लेके 15 किलोमीटर। इस मंडल की खास विशेषता ये है कि इसके अंदर ओजोन सतह पाई जाती है, ओजोन सतह, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ओजोन मंडल, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन सतह है भाई, इसके अंदर ओजोन एक लेयर है, आगे पढ़ेंगे हम इसको है ना विस्तृत रूप में। भाई जो ओजोन है, ओजोन एक गैस है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन लेयर हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंडल है वो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट जो मंडल है वो मध्य मंडल है भाई हमारा नेक्स्ट। और मध्य मंडल जो हमारा 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मध्य मंडल, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के बाद हमने बात करी भाई, देखो ताप मंडल है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, नीचे वाला आयन मंडल और ऊपर वाला बाह्य मंडल। नीचे वाला क्या है भाई, आयन मंडल, और ऊपर वाला बाह्य मंडल। ये 640 किलोमीटर, और उसके बाद जहां अंतरिक्ष में खत्म हो जाता है, जाके अंतरिक्ष में मिक्स हो जाता है स्पेस के अंदर, ये 12,000 किलोमीटर बाह्य मंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोबारा देखते हैं कि जो हमारा समताप मंडल है उसके अंदर टेम्परेचर वापस क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, वापस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके अंदर तापमान इंक्रीज क्यों होता है, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, इसके अंदर ओजोन लेयर होती है, और ओजोन लेयर की विशेषता ये होती है कि भाई ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। जो प्रकाश से, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो 3 टाइप का होता है भाई, है ना, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, और पराबैंगनी प्रकाश, 3 प्रकार का होता है। तो ये क्या करता है भाई, पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। कौन सोखता है, ओजोन लेयर। ठीक है, जिसके कारण से क्या है भाई, अब इन्होंने प्रकाश को सोख लिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, एवरेज सा रहता है, जिसके कारण से इसको समताप मंडल भी कहा जाता है। फिर जस्ट इसके ऊपर फिर मध्य मंडल है, ये कहता है कि मध्य मंडल के अंदर टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री से नीचे आ जाता है, लगभग -90 डिग्री से नीचे आ जाता है। तो हमारा सबसे ऊपर का मंडल हमने कहा भाई आयन मंडल है और बाह्य मंडल है ना। ये 2 मंडल, ताप मंडल बोलते हैं इनको दोनों को, ताप मंडल। भाई इसको आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो गैसें हैं, गैसें आयनों के रूप में होती हैं,
आयनों के रूप में। ठीक है, दो प्रकार के आयन है, हमने कहा भाई धन आयन है, ऋण आयन है, यानी गैसें जो है आयनों के रूप में हो जाती है। आयनीकरण किसके कारण से होता है? विकिरणों के कारण से। जो विकिरण है वो गैसों के ऊपर पड़ती है तो गैसों का आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, गैसें आयनों में बट जाती है। ठीक है, आयन मंडल का हमारे जो दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है ना। मैं अलग अलग सारे मंडलों के अलग अलग से आपको विशेषता बताऊंगा, भाई किसके अंदर कौन सी घटना होती है और किसके अंदर कौन सी घटना होती है। जैसे अगर हम आयन मंडल की बात करते हैं तो जितनी भी संचार के हमारे साधन हैं, हम बात कर रहे हैं भाई संचार के साधन हमारे, तो संचार के साधन कौन कौन से हैं हमारे? टीवी है ना, मोबाइल हम यूज करते हैं भाई। जितने भी अगर मास मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो मास मीडिया सारे के सारे संचार के साधन कहते हैं भाई इनको। तो ये जो संचार के साधन हैं ये किसके ऊपर काम करते हैं? संचार के साधन रेडियो तरंगों पर काम करते हैं। रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव, है ना। देखो हमारी जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें सिर्फ हमारे वायुमंडल में गमन कर सकती हैं। ठीक है, जहाँ पर हवा है, वायु है, सिर्फ उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंतरिक्ष में ये गमन नहीं कर सकती। तो जितने भी संचार के साधन हैं वो सारी रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। ये जो रेडियो वेव्स हैं इनको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम बात करते हैं भाई जितने संचार के साधन हैं वो रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। तो जो भी जैसे आपने कोई मान लो भाई हमारे मोबाइल से रेडियो वेव गई, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो ये रेडियो वेव जाती हैं ये किस मंडल से टकरा कर वापिस आती हैं? तो ये हमारी भाई किससे? आयन मंडल से टकरा कर वापिस आती हैं, जिसके कारण से संचार का जो माध्यम है वो संभव हो पाता है। अगर आयन मंडल नहीं होता तो ये सारी की सारी जो रेडियो वेव्स हैं ये अंतरिक्ष में चली जाती और संचार संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। भाई स्लाइड के अंदर हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो पहले क्या हो गया भाई? डिक्रीज। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर हम बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फियर की जो बात की मैंने भाई, ट्रोपोस्फियर किस बेस पे इसको कहा गया? अक्षोभ मंडल, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल है, अक्षोभ मंडल जिसे कहा गया है ना। इसको अक्षोभ मंडल में लिखूं, अक्षोभ मंडल ना, जिसके अंदर टेम्परेचर देखो यहाँ 15 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लगभग -50 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। किसमें? ट्रोपोस्फियर में। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद टेम्परेचर किसमें? स्ट्रेटोस्फियर को हमने क्या कहा भाई? समताप मंडल। समताप मंडल में टेम्परेचर वापस इंक्रीज होता है और कहां तक? लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक, -2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वापस क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। फिर मीजोस्फीयर है हमारा, फिर मीजोस्फीयर में टेम्परेचर, और ध्यान रखना मीजोस्फीयर में टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री तक गिर जाता है। और फिर हमारा जो थर्मोस्फीयर है, तापमंडल है, वापिस टेम्परेचर और इसके अंदर ड्रास्टिकल इंक्रीज होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ठीक है, मेन कारण क्या है ऊपर टेम्परेचर बढ़ने का? क्योंकि जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गैसों की सघनता कम होती जाती है भाई। सबसे ज्यादा सघनता किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है। गैसों की सघनता सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। और सबसे कम सघनता किस में होती है भाई? हमारी तापमंडल या बाह्य मंडल के अंदर। वहां पर ऑक्सीजन तो खत्म ही हो जाती है। मेन गैसें वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। बाह्य मंडल में मेन गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, जो अंतरिक्ष के अंदर भी मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो आज का हम ये टॉपिक यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।